कश्मीर की भूमिका तो इंडो पाकिस्तान से कई गुना आगे है। हम कश्मीर को सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मुद्दा क्यों मान के बैठ जाते हैं? पूरा सेंट्रल एशिया खोलता है। नाज़रीन किराम, आज हमारे यहाँ श्रीनगर में पद्म भूषण राजू सेठी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनका कश्मीर के से जो रिश्ता है वो मेरा एक उर्दू शेर है मुझे जो याद आ रहा है, और उससे भी वाबस्तगियाँ हैं पहले से, तुमसे जो रिश्ते हैं वो इंतहा के हैं। राजू सेठी जी, आपका इस्तकबाल फॉर्मली। सिल्क रूट की तरफ आएंगे क्योंकि सिल्क रूट में आपने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। मुझे तो खैर पहली बार तब पता चला जब मैंने ये पढ़ा है कि आपने स्मिथसोनियन यूएस में सिल्क रूट पर एक पूरा स्प्रेड था और नेशनल मॉल पर किया था। उसमें और भी लोग शामिल थे, मगर स्मिथसोनियन अपनी जगह एक नाम है। और मेरे ख्याल में स्मिथसोनियन का उसके बाद तो बहुत बार यूरोप में, अमेरिका में सिल्क रूट की बातें हुई। अब तो सिल्क रूट बड़ा प्रोमिनेंस में आ गया। तब वो पहली बार हमने उस सरजमीन से सिल्क रूट की बातें सुनी। उनके लिए भी अब भूलिए नहीं कि जब स्मिथसोनियन आई, आगा खान जी उसमें इन्वॉल्व थे कि वो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए, क्योंकि उनका ताल्लुकात रहा कई देशों से और वो देश कभी अमेरिका तक पहुंच नहीं पाते जिस तरह वो चाहते हैं। और एक बहुत बड़े चेलिस्ट है यो मा, जो सिल्क रूट के म्यूज़िक के साथ जुड़े थे, तो सोनी कॉर्पोरेशन उनके रिकॉर्ड्स छापता है। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि तो मुझे सिनेग्राफर चुना कि मैं ये पूरा, वो चाह रहे थे कि एशिया का ही कोई डिज़ाइनर हो जो इसको पूरा एक सिनेग्राफी बना सके। तो मेरे, क्योंकि फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया का काम वहाँ हो चुका था स्मिथसोनियन पे, मैंने आदित्य एग्जीबिशन की थी, मैंने गोल्डन आई एग्जीबिशन की थी जो बड़ी मशहूर हुई थी। तो सब उनके स्मिथसोनियन के लोगों ने कहा कि फिर राजीव को बुलाते हैं, और मुझे बुलाया और सिल्क रूट पे हमने काम शुरू किया। मेरे ख्याल 3 साल काम किया उस समय। मैं उस समय बार्सिलोना में भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल फोरम ऑफ कल्चर बना रहा था, और जर्मनी में एक्सपो के लिए जो प्रिंसिपल एक्सपो थी 2000 ईयर में, मिलेनियम एक्सपो हैनोवर में, उसका भी मैंने थीम पवेलियन बेसिक नीड्स पे बनाया था। तो ये सब चीज़ें जुड़ती गई और स्मिथसोनियन का काम ये दायरा जो था, क्योंकि मैं इन जगह में जा रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल एग्जीबिशन से ये सब, और एक देश से दूसरा देश हफ्ते में कई 2 बार 3 बार, मतलब मैं ज़मीन पे बैठा नहीं। और ये कार्यक्रम था ऐसा कि हम ये ऐसे देशों से मैं कलाकार इकट्ठा कर रहा था, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान। अब इतने स्थान 9/11 के बाद, 1 साल बाद, अमेरिका को ज़रा खौफ था, और 500 कलाकारों को इकट्ठा कर कर इन देशों में जहाँ पर, हाँ, और इन देशों से जहाँ पे मतलब इस्लाम का पूरा एहसास था, तो वो पहली बार नेशनल मॉल में लाना इतना सरल नहीं था। तो आपने सिल्क रूट की बात की कि यहाँ पर लोग उस समय नहीं जानते थे, अमेरिका में भी नहीं जानते थे। और उनको मैंने जब दिखाया कि वो जो, जैसे अब ये सब चित्रों के माध्यम में, मैं तो कलाकार हूँ तो चित्रों के माध्यम में दिखाना आसान है, मगर शब्दों में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो वो जैसे कैपिटल का डोम है, तो मैंने वो समरकांड के और इस्फहान के सब उनको डोम्स दिखाए कि ये आपके पास कैसे पहुंचा, बीजेंटीनियन, ये सब आइडियाज़ कहाँ से आए। तो अमेरिका सिल्क रूट के बारे में जानता ना हो, मगर सिल्क रूट की पहचान तो हर कल्चर में बहुत पहले से थी, और उसका एक साथ सोचना, समझना, प्रस्तुत करना, एक नई पहचान पैदा करना, वो शायद इस पैमाने पे पहली बार हो रहा था। पिछली बार यहाँ आए थे तो आपके मन में एक इमेज आपने ड्रा, एक पिक्चर, एक पेंटिंग सी मेरे जहन में है, जो आपने बताया था कि हम एक सिल्क रूट के लिए, आपने मेजर इवेंट की बात की, फिर एक
मूवमेंट की बात की जिसकी इब्तिदा हम कश्मीर से करें। बिल्कुल सलीम भाई, क्यों नहीं। जब सार्क की बात करते हैं, साउथ एशिया की बात, तो जैसे ही के का शब्द अनाउंस करते हैं वो पाकिस्तान इंडिया झगड़ना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ साउथ एशिया की कोई भी चर्चा आगे नहीं जाती। मगर कश्मीर तो पूरी एशिया से जुड़ा हुआ है, वो हमारा गेटवे है, क्रूसिबल है। कश्मीर की भूमिका तो इंडो पाकिस्तान से कई गुना आगे है। हम कश्मीर को सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मुद्दा क्यों मान के बैठ जाते हैं? पूरा सेंट्रल एशिया खोलता है। हमारी दुनिया के लोग यहाँ से आए। हिंदुस्तान चाइना कहाँ से आया? कश्मीर से। ये सिल्क रूट था, सब चाइना से होकर। ये चीज़ें हमारी जड़ों से जुड़ी हैं और हमें पहचानना पड़ेगा कि पेरेंट सिविलाइजेशंस, पर्शिया हो या चाइना हो या इंडिया की खुद की, उसका मिलन कहाँ हुआ? ये तो क्रूसिबल है। कश्मीर पूरे देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक नई मिसाल प्रस्तुत करता है, जहाँ पर इतनी बड़ी रिलीजन्स का एक समावेश हुआ, एक नई किस्म की थिंकिंग उत्पन्न हुई। आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये स्पिरिचुअलिटी तो हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म से और भी गहरी है। और कितनी गहरी है उसका एहसास हम कोई किताबों से नहीं लेते, वो आसपास के पड़ोस के रिश्तों से, आपस की बातचीत में, अपने खाने पीने में, अपने कपड़ों में, यहाँ की आर्किटेक्चर में। आपने कितना काम किया है जब आपने आर्किटेक्चर को, इन सदियों को जोड़कर दिखाया कि एक कंटिन्यूटी भी है, कंटिन्यूटी है जो अभी हम सब महसूस कर सकते हैं। तो इस हिस्ट्री को, इस कॉन्टेक्स्ट को हम एक राजनीति का मुद्दे में निचोड़कर हम कैसे रख सकते हैं? ये मतलब तो इसका फेस्टिवल होना चाहिए, कल्चर की कुछ सेलिब्रेशन होनी चाहिए जिसमें लोग देख सके कि कश्मीर ने क्या क्या किया। और कश्मीर को भी देखना चाहिए कि दुनिया में कितने लोग कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं, हिंदुस्तान में क्या जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल बिनाले हों और ये जो इनसिक्योर दायरा है जिस पे हम सब फंसे हैं, और कश्मीर की जो असलियत है, जो उसकी कविता है, जो उसके संगीत है, उसकी जो सिविलाइजेशन मेमोरी है, वो हम किसी माध्यम के ज़रिए दुनिया से जोड़ सकें। उसका सिल्क रूट एक ही नहीं है, मगर एक अच्छा अहम प्रोमिनेंस है। और उसको अगर हम ठीक तरह करें तो वो पहली बार होगा। हम हिंदुस्तान में कहीं और नहीं कर सकते। सिल्क रूट फेस्टिवल होगा तो वो सिर्फ श्रीनगर में और जम्मू, लद्दाख रीजन है। अच्छा होता कि इसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगिट, मगर वो तो सब फिर अब राजनीति का क्षेत्र है। मगर हम कश्मीर से शुरू तो कर सकते हैं। अब कश्मीर की तरफ वापस लौटते हैं। आप बेहतर जानते हैं यहाँ के आर्ट की, क्राफ्ट की सूरत हाल क्या है। एक वक्त में हम बहुत आगे थे और हमारे क्राफ्ट का बाकी चीज़ें तो हैं ही, एक इकोनॉमिक पहलू भी था। एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी जनरेट होती थी और एक अपने कश्मीर में आर्टिस्ट की हैसियत जो थी वो इकोनॉमिकली कुछ ज़्यादा अच्छी कभी नहीं रही है, मगर इज़्ज़त बड़ी थी इस पेशे के साथ। मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता ये पेशा उतना रिवार्डिंग भी नहीं रहा है और उतना अट्रैक्टिव भी नहीं रहा है। वजह ये है कि मार्केट की मार खा गया हमारा आर्ट, उससे कुछ खराबियाँ वापस ट्रैवल कर गई आर्ट पर, और ट्रैवल यहाँ करके जो फिर उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ वो नेगेटिव हुआ, और दैट इम्पैक्टेड द मार्केट एज वेल। How are you looking at this? Salim, I consider the market a rather healthy barometer. I believe the market quickens the senses. You have to have the pehchan to know what the market needs and how to mold it, even to change it to make what you really desire. This, I remember when I was a
young man, a Kashmiri paper mache craftsman, started to talk to me about. He talked about 7 kinds of white. ऐसी हम सफ़ेद की बात करें कि यहाँ सफ़ेद लगाइए, कौन सा सफ़ेद? अच्छा कि डल की छाया में पूर्ण जो जो चांद की एक मुस्कान, दांत की चमक, एक आँख। बहरहाल अब 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कई इसमें काव्य, हम काव्य प्रधान देश है, कविता जुड़ती थी, कविता के साथ विजुअल इमेजरी गायब हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इतनी इवॉल्व्ड हैं, इतनी पढ़ी लिखी पद्धति है, पहुंची भी है। अब जब हम इसको कोई मान्यता नहीं देते, हमारे बीए पीएचडीज हम जैसे लोगों को मिलती है, जो अनपढ़ है वो हमसे ज़्यादा जानता है, कई गुना ज़्यादा जानता है, मगर उसको तो हम छोटा कारीगर मान के पीछे फेंक देते हैं। तो अब उसके बच्चे क्या देखेंगे, वो क्या कहेंगे, हम क्यों जाएं इस रास्ते में जब ये बच्चे, हमारे माँ बाप ने क्या कमा लिया। तो मेरी नज़र में पहचान के साथ ये जो पेडागोजी है, शिक्षा, ये बहुत जुड़ी है। हम लोग जब तक इसको एक शिक्षा के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजेस में, हॉबी क्लास नहीं, अगर हॉबी क्लास बना रहे तो भूल जाइए, एक और चीज़ गायब होगी। आप इसको एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये इसमें कई कहानियाँ हैं, रंग कैसे बनते हैं, ये सब भूल रहे हैं लोग, सब चीज़ें लुप्त हो रही हैं। डल गेट में पॉटरी बनती थी, उसके सिरामिक अब ख़त्म। आज मैं आया हूँ तो पहले जब मैं ट्रेन से उतरा, पहले मैं वो डल गेट पॉटर को ढूंढने गया, 8 साल हो गए, ख़त्म, अब चाक ही नहीं रह गया वहाँ पर। तो उसकी जो सिरामिक सी डल, वो सॉल्ट ग्लेजेस थे, कहाँ गए। तो ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज एक धरोहर है जिसके साथ आप नॉलेज सोसाइटी में कंटेंट क्रिएट करते हैं। आज के माहौल में कंटेंट ही धन है, ओरिजिनलिटी ही आपका फ्यूचर है, नहीं तो आप कहीं के नहीं हैं। तो आप अपने आप उसको एक फजूल चीज़ मान के या उस पर तसव्वुर नहीं करते। जैसे कल्चर की बात होती है तो कहते हैं कोई नाच गाना होगा, कल्चर तो एकदम से डिवैल्यू कर देते हैं। अरे ये तो हमारे जीने का पूरा एहसास है, सांस लेने का तरीका है। आप जिस चीज़ को कर रहे हैं वो इकोनॉमिक से बिल्कुल जुड़ा है। मैं आपको शर्त ये कह सकता हूँ, अब जितनी इंडस्ट्री ले आइए, अब जितनी भी क्लीन इंडस्ट्री लाइए, क्योंकि आप बड़ी बड़ी चिमनीज नहीं चाहते, ये सब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये आपकी रोज़गार का, कभी भी कश्मीर बड़े से बड़े कॉरपोरेशन को ले आए यहाँ पे और वो सोचे कि ये हमारे रोज़गार के लिए अच्छा है और इसमें नौकरियाँ मिलेंगी, भूल जाइए, बिकॉज सारा दुनिया ऑटोमेशन पे जा रहा है। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं कि आपकी अपनी चीज़ क्या थी जो बाहर नहीं बन सकती, जो बाहर कोई, हम मार्केटिंग भी बिल्कुल बदल रही है, वो भी कहानी ढूंढ रही है। वो ये नहीं ढूंढ रही कि आप वो जो यूज़ करते हैं आप उसको, उसकी कॉपी बना के दे दें उनको। बढ़ावे की बात की, कश्मीर के आर्ट का या क्राफ्ट का वो जो स्पेस है, हायर कल्चरल स्पेस, वो अब भी अवेलेबल है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके ये 2 प्रोजेक्ट हैं। एक जो आपने 2013 में किया, जब बॉम्बे में ये एयरपोर्ट पर वो बन रहा था, चौथा ये जो है उनका टर्मिनल, तो उसमें आपने क्राफ्ट को डाल दिया। उस क्राफ्ट में कश्मीर में की तरफ से पेपर मैशी चली गई, वुड म्यूरल बनाया, और यही और भी उसमें पिंजरकारी है, उसमें वॉलनट कार्विंग है, उसमें डल गेट पॉटरी है। आज अब अडानीज मेरे ख्याल में अब नंबर 1 तक पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं, पता नहीं। उनके कॉरपोरेट ऑफिस में आप कश्मीर ले गए, इसका मतलब है वो स्पेस अवेलेबल है वहाँ। अब अवेलेबल नहीं है उन लोगों को पहले तो नहीं, वो देखिए लोग, मेरी नज़र में अगर हम कश्मीर को क्या प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करें तो दुनिया भाग के आएगी।
हमें दुनिया के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक हेरिटेज ऐसी है जो मैंने कहा बनते बनते बनी है और रेप्लिकेट नहीं हो सकती।